Hello everybody, welcome to this new lecture in the statistical mechanics series. Continuing with our discussion of the canonical ensemble. Canonical ensemble के जनरल फॉर्मूलेशन के बाद हमने उसके कुछ एग्जांपल्स किए, टॉय मॉडल, आइडियल गैस वगैरह, पैरामैग्नेटिज्म. बट लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ द कैनोनिकल ensemble, क्योंकि कैनोनिकल ensemble बेसिकली बहुत ईजी मेथड आपको ऑफर करता है सिस्टम की प्रॉपर्टीज़, इंटरनल एनर्जी एंड ऑल दोज थिंग्स कैलकुलेट करने का. ओके सो और ये हम फिज़िक्स की अलग अलग ब्रांचेज़ में यूज़ करेंगे. इनफैक्ट यहाँ पे से कुछ रिजल्ट्स आपके और सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स के और पेपर्स में से, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में व्हेन यू कंप्यूट दी से स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, तो वहाँ पे आइंस्टीन थ्योरी और डिवाई थ्योरी, तो वहाँ पे ये आइडियाज़ हमको यूज़ करने हैं. ओके दिस, और जैसे इवन क्वांटम मैकेनिक्स में, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम वो डिस्कशन कर रहे हैं पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, और उसमें सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो वहाँ पे भी यहीं से कुछ आइडियाज़ की हमें ज़रूरत है. ओके आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट्स, तो जो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके तो कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट एक बहुत यूज़फुल और इजी वो है, फॉर्मुलिज्म है टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. सो लेट्स कंटिन्यू. आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है अ सिस्टम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, और मेनली हम उसकी एवरेज एनर्जी में इंटरेस्टेड है मोस्टली. ओके अगेन बाई इट सेल्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है फिज़िक्स में. मैं इस चीज़ को कई बार अंडरलाइन भी किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स में भी और जगह भी. बेसिकली आपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में या इस तरह के जिसे हम क्वांटा कहते हैं उसमें आपने फोटॉन्स का नाम तो सुना होगा. ओके फोटॉन्स तो हम यूज़ कर ही रहे हैं. उसके अलावा शायद आपने प्रॉब्ली फोनॉन्स भी सुना होगा. ओके जैसे फोटॉन है लाइट का क्वांटा, ओके वैसे ही फोनॉन्स है लेटिस वाइब्रेशन या साउंड का क्वांटा उसे कहते हैं. और इस तरह के बहुत सारे और एलिमेंट्री एक्साइटेशंस हमारे पास होते हैं. ओके रोटॉन्स एंड ऑल दिस थिंग, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन के करस्पॉन्डिंग. तो ये जितने भी इस तरह के सिस्टम्स हैं, एलिमेंट्री सिस्टम्स, ये बेसिकली जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पैराडाइम, इस पे बेस्ड है. इनफैक्ट जो करंट हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली फील्ड में एक्साइटेशंस हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप सारे सिस्टम्स को एलिमेंट्री लेवल पे आप उन्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह ट्रीट करते हैं. ओके और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता रखा है किसी लेक्चर सीरीज़ में कि उसका बेसिक रीज़न ये है, नियर द मिनिमम कोई भी पोटेंशियल आपका है तो नियर इट्स मिनिमम फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. ओके कोई भी पोटेंशियल आप लें और उसका आप टेलर एक्सपेंशन करें, तो अगर आप सफिशिएंटली स्मॉल डिस्टेंस पे हैं मिनिमम वाले पॉइंट से ताकि आप हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकें, तो उसका जो बिहेवियर है वो बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है. तो इसीलिए आपको मल्टीपल सिस्टम्स में, आप इतनी वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम्स में आपको बार बार दिखेगा कि ये सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है. तो लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर वंस एंड फॉर ऑल, ताकि जहाँ भी हमें इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना हो हम डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को यूज़ कर सकें. ओके तो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बेसिकली एवरेज एनर्जी में इंटरेस्टेड है मोस्टली अपार्ट फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज, और लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दैम यूजिंग दी कैनोनिकल एंसेंबल फॉर्मुलिज्म. ओके इनफैक्ट आगे के लेक्चर्स में से पॉसिबली किसी डिफरेंट सीरीज़ या इसी सीरीज़ में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम इस कैलकुलेशन को क्लासिकली करेंगे. ओके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके पास सिस्टम में n इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, लेकिन सबका मास और फ्रीक्वेंसी बराबर है. ओके अगर आप इस तरह से इमेजिन करें, एक्चुअल एलिमेंट्री आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरह से नहीं होते हैं, बट सोचने में कोई वो नहीं है. आपके स्प्रिंग सिस्टम्स हैं. ओके स्प्रिंग सिस्टम्स ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन हर स्प्रिंग सिस्टम एक जैसा है, सबके मास बराबर हैं और सबकी जो क्लासिकल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, बराबर है. लेकिन ये आपस में नॉन इंटरेक्टिंग है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं. ओके दिस, तो किसी एक पर्टिकुलर आयत हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर आप क्लासिकली उसका हैमिल्टोनियन लिखें, तो क्लासिकली हैमिल्टोनियन मीन्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पी आई आयत वाले हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोमेंटम, और क्यू आई जिसे हम नॉर्मली एक्स लिखते हैं उसकी जगह हम क्यू आई लिख रहे हैं. ओके आयत पार्टिकल का कोऑर्डिनेट. तो ये ओके ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं. ओके इनफैक्ट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स यू नो, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी जाएँ तो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो बेसिकली 3 वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में आप उस प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं. ओके सो और सिमिलरली इन क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वन डायमेंशनल से भी हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं. और अगर इस तरह के आपके पास n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं किसी सिस्टम में, ओके तो उस सिस्टम का टोटल हैमिल्टोनियन जो है i इक्वल टू 1 to n, इस तरह के टर्म्स का सम करना है. मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ इस टर्म को लेकिन एक्सपैंड करके लिखा है. ओके जो इस तरह के टर्म्स हैं, मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m टाइप के टर्म्स, p1 स्क्वायर बाई 2m, p2 स्क्वायर बाई 2m अप टू n 1 to n, और इसी तरह से हाफ m ओमेगा स्क्वायर के साथ एक बार q1 स्क्वायर, एक बार q2 स्क्वायर अप टू दिस. ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आपके पास हैं तो इसका जो हैमिल्टोनियन है इसमें अगर आप क्वाड्रेटिक टर्म्स देखें
तो कुल मिला के इसमें 2n क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है P1 में, एक P2 में क्वाड्रेटिक, P3 जो आपके फेज स्पेस वेरिएबल्स हैं P1 P2 P3 अप टू Pn एंड Q1 Q2 Q3, इस समय ये हैमिल्टोनियन इन सब में क्वाड्रेटिक है। तो कुल मिला के ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन आप देखें तो ये 2n इसमें क्वाड्रेटिक टर्म्स है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे जो हमारा आगे आने वाला टॉपिक है, जब हम बहुत जनरल रिजल्ट प्रूव करेंगे जिसे हम कहते हैं क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम, तो वो यहाँ पे से हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो एक बार हम जब नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम, तो मैं चाहूँगा आप इस पॉइंट पे फिर से लौटें और फिर आप देखिए कि इस सिस्टम की जो एनर्जी हमारी आती है, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, वो उतनी क्यों आती है, KT क्यों आती है। ओके, तब आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पॉइंट को। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग इस सिस्टम का टोटल हैमिल्टोनियन इस तरह के I = 1 to n टर्म्स का सम। तो सिंगल पार्टिकल का अगर हम, या सिंगल ऑसिलेटर का अगर हम पार्टीशन फंक्शन निकालें, टोटल n ऑसिलेटर्स हैं लेकिन किसी एक ऑसिलेटर का हम पार्टीशन फंक्शन निकालें, क्योंकि सारे के सारे ऑसिलेटर्स को हम इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग, तो टोटल पार्टीशन फंक्शन इस सिस्टम का निकालने के लिए वन पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे और उससे फिर वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो इस समय क्लासिकल केस है, ये कैलकुलेशन हम फेज स्पेस में जाके कर सकते हैं। हमें e⁻βe का ऑल पॉसिबल एनर्जीज़ के ऊपर या ऑल पॉसिबल स्टेट्स के ऊपर सम करना है। ओके, तो सिंगल पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो डिजेनरेसी का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो e⁻βe को इस समय फेज स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करें। ओके, हमारा जो मेजर ऑफ इंटीग्रल है dp/dq और अपॉन h जो एक सेल का साइज़ है, वो इस तरह की चीज़ हम पहले कर चुके हैं। ओके, बाकी केसेस में आइडियल गैस वगैरह में। सो दिस, तो क्लासिकल केस में P और Q हमारे फेज स्पेस वेरिएबल्स हैं और फेज स्पेस में हम अगर अपना पार्टीशन फंक्शन कंप्यूट करें तो e⁻βe d गामा ओवर h या h⁻3n या वटेवर। इस समय वन डायमेंशनल सिस्टम है और हार्मोनिक ऑसिलेटर के तो हमने एक्सप्लिसिटली ये शो किया है कि उसमें एक सेल का साइज़ h होता है। ओके, दिस, हाँ, यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स यूज़ नहीं किया है। ओके, मैं आया तो एक किसी पर्टिकुलर ऑसिलेटर, आप चाहे तो इसे Z3 सोच सकते हैं थर्ड वाले के लिए, तो यहाँ आप 3 अटैच कर सकते हैं, बट लास्ट में P और Q के ऊपर इंटीग्रेशन होना है तो वो डमी वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और डी गामा, दिस इज़ डी गामा, जो हमारा फेज स्पेस इस समय इन्वॉल्व है, सिंगल पार्टिकल के साथ जो फेज स्पेस इन्वॉल्व है वो केवल dp/dq है। ओके, और नॉर्मली ये फैक्टर हमारा h⁻3n का होता है, इस समय इसकी जगह केवल h। ओके, दिस, ये इंटीग्रल जो है अगर आप देखेंगे, एक्चुअली कैनोनिकल एंसेंबल की जो पावर है वो यहीं से आती है मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स के लिए। ये एक्सपोनेंशियल जो है, इसमें एनर्जी में P और Q वाला टर्म एडेड है, पर ये टर्म एक्सपोनेंशियल में है, तो ये टर्म एक्चुअली दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक एक्सपोनेंशियल जिसमें केवल P है और एक एक्सपोनेंशियल जिसमें केवल Q है। तो हमारा इंटीग्रेशन जैसे इस केस में आप देखें, P का इंटीग्रेशन अलग और Q का अलग। ओके, ये मल्टीपल इंटीग्रल है, लेकिन जो e⁻βe टाइप का स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, यूजुअली वो सिस्टम्स में आपके P इंटीग्रल और Q इंटीग्रल को सेपरेट आउट कर देता है। इनफैक्ट हमने पीछे देखा है Q इंटीग्रल्स जो हमारे स्पेस इंटीग्रल होते हैं, वो खुद भी अपने आप में भी, अगर ये मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं, ये भी खुद इंडिविजुअली स्मॉलर इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो सकते हैं। ओके, दिस वी हैव सीन दिस। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, 1/h का फैक्टर बाहर और ये एक्सपोनेंशियल -βp²/2m विद dp और एक्सपोनेंशियल -β ½m⁻²q²/2 विद dq। बोथ द इंटीग्रल्स रन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। मोमेंटम की जो रेंज है, मैग्नीट्यूड जो है, वन डायमेंशनल ऑसिलेटर की बात हो रही है तो ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, सिंपली ये -∞ से इन्फिनिटी तक हो सकता है। ऐसे ही जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपका पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इन प्रिंसिपल इट कैन रन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, और ये दोनों इंटीग्रल्स बेसिकली स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, गॉसियन इंटीग्रल्स हैं। ओके, यहाँ Q में क्वाड्रेटिक है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ P में क्वाड्रेटिक है, बाकी सब कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल में है और -∞ टू इन्फिनिटी। एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस बाय नाउ, e⁻−ax² dx गॉसियन फंक्शन का इंटीग्रल -∞ से इन्फिनिटी तक करें तो यू गेट √π/a। ओके, दिस, तो यूजिंग दिस √π, यहाँ पे a की जगह हो जाएगा β/2m, तो वो फैक्टर यहाँ ले लिया। ऐसे यहाँ βm⁻²/2 दैट प्लेज द रोल ऑफ a, तो दिस इंटीग्रल दिस, तो 1/h दिस, एंड इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, ओके, यू फाइनली गेट 1/βh×ω। जो वन पार्टिकल या सिंगल ऑसिलेटर पार्टीशन फंक्शन है वो सिंपली 1/βh×ω, और बीटा आप जानते हैं kBt होता है दिस। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जिस भी चीज़ की हमने वैल्यूएशन की, वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है, पर आप यहाँ ये चीज़ देखिए, kBt थर्मल एनर्जी और h×ω हम क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो h×ω ही होता है। अभी हम सिस्टम को क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं, बट ये टर्म यहाँ पे अपेयर हो रहा है, ये दो एनर्जीज़ का रेशियो है, ये एनर्जी थर्मल एनर्जी है, और इसको आप एक क्वांटा की
क्वांटम स्पेसिंग मैं इसे कह रहा हूँ, आप इसे एक क्वांटा की एनर्जी समझ सकते हैं। ओके, क्वांटा की एनर्जी सेंस क्या है, वो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होता है वो h क्रॉस ओमेगा होता है। ओके, तो जो मैं एलिमेंट्री आपको यहाँ पे इस लैंग्वेज की बात कर रहा था कि सारे सिस्टम्स फोटॉन्स हों चाहे फोनॉन्स हों, वो बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। बेसिकली वहाँ पे नोशन ये होता है, जैसे जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर आप कह रहे हैं कि एक एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी गेन कर रहा है, तो फोटॉन्स के टर्म में या फोनॉन्स के टर्म में उसका नोशन ये होता है, आपके सिस्टम में एक फोटॉन या एक फोनॉन और जनरेट हो गया। हर h क्रॉस ओमेगा जो है एनर्जी का, जिसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के टर्म में तो सोचते हैं, अच्छा सिस्टम एक यूनिट एनर्जी h क्रॉस ओमेगा एनर्जी और एनर्जी इतनी एनर्जी और लेके एक लेवल ऊपर चले गया, एक लेवल ऊपर चले गया। लेकिन फोनॉन या फोटॉन की लैंग्वेज में हम ऐसे कहते हैं, हमारे सिस्टम में एक फोनॉन या एक फोटॉन एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। ओके, रिमेंबर जो सबसे ओरिजिनल आइडिया प्लैंक का था और बाद में आइंस्टीन ने जिसे यूज़ किया था, हर फोटोन की एनर्जी h क्रॉस ओमेगा है। तो अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर के टर्म में तो हम ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा सिस्टम अगर यहाँ से यहाँ गया तो उसकी एनर्जी में कितना गेन हुआ, h क्रॉस ओमेगा। लेकिन फोनॉन या फोटोन के टर्म में आप इस तरह से कहेंगे, एलिमेंट्री एक्साइटेशंस के टर्म में आप इस तरह से कहेंगे, सिस्टम में एक एलिमेंट्री एक्साइटेशन का क्वांटा और जनरेट हो गया है। अगर उसके बाद सिस्टम यहाँ से यहाँ भी जंप करता है तो एक और एलिमेंट्री एक्साइटेशन का क्वांटा जनरेट हो गया। सिर्फ आप फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, पहले सिस्टम में 0 फोटॉन्स थे, अब सिस्टम में एक फोटोन है करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल, और अगर सिस्टम इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्ड कर रहा है तो अब उस सिस्टम में 2 फोटॉन्स हैं, जिसमें से हर फोटॉन का जो एनर्जी साइज है वो h क्रॉस ओमेगा है। ओके दिस, तो ये जो है हम क्लासिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ये फैक्टर, और ये बार बार आएगा, बीटा h क्रॉस ओमेगा विच इज़ बेसिकली दिस थर्मल एनर्जी एंड क्वांटम स्पेसिंग। ओके, और ये जब हम क्वांटम केस में जाएंगे, क्वांटम केस में कैलकुलेशन करेंगे, तब ये और एक्सप्लिसिट होगा इस चीज़ का मतलब क्या है। बट बेसिकली ये अगेन है फाइट बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड द क्वांटम स्पेसिंग। बेसिकली एक क्वांटा को एक्साइट करने के लिए ये आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी आपको मिलेगी कहाँ से, ये आपको थर्मल एनर्जी से मिलेगी। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ शुरू में बोलना भूल गया, बट दिस मस्ट बी इम्प्लाइड टू यू बाय नाउ। जो हमारा सिस्टम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, अगर हमने उसे कैनोनिकल एंसेंबल में कहा है तो इट मीन्स बेसिकली दैट सिस्टम इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको आपने कांस्टेंट टेम्परेचर T पे मेंटेन कर रखा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर T पे आपने मेंटेन कर रखा है, तो उसको जो थर्मल एनर्जी है इस ऑर्डर की थर्मल एनर्जी मिल रही है। तो बेसिकली क्वांटा की जो एनर्जी है, क्वांटम स्पेसिंग जिसे मैं कह रहा हूँ, और थर्मल एनर्जी, इसके बीच की फाइट है, इन दोनों का रेशियो ही है। ओके दिस, तो ये हमारा जो वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है, ये तो एग्जैक्टली इन दोनों का रेशियो ही निकल रहा है। अब कैलकुलेशंस कुछ नहीं है, रिलेटिवली ईजी। टोटल जो हमारी ये फोटॉन्स का सिस्टम है, जिसमें नॉट फोटॉन्स का सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिस्टम है, जिसमें n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं इंडिपेंडेंट, उसका टोटल जो पार्टीशन फंक्शन है, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की पावर n। अगेन यहाँ पे 1/फैक्टोरियल n का फैक्टर नहीं लिया गया है। ओके, इसको एक तो इस पिक्चर से भी समझा जाता है, एक्चुअली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हमारे एक्चुअली सिस्टम में हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होते हैं। हम जहाँ भी इस चीज़ की बात करते हैं, सिस्टम में हार्मोनिक ऑसिलेटर्स नहीं होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर का रोल केवल एनर्जी लेवल्स प्रोवाइड करना होता है। ओके, फोटॉन्स या फोनॉन्स कौन से लेवल पे हैं वो ये बताते हैं कि कितने फोटॉन्स उस सिस्टम में हैं। या आप इसको इस तरह से सोचिए, ओरिजिनली जो प्लैंक का आइडिया था, प्लैंक ने इस तरह से कहा था कि हम अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझना चाह रहे हैं तो ब्लैक बॉडी जो कैविटी रेडिएशन जो है, वो जो ऑसिलेटर जो हमारा कैविटी है उसकी वॉल्स में जो ऑसिलेटर है उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली हम रेडिएशन की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे उस प्लैंक की ओरिजिनल पिक्चर में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो कैविटी की वॉल्स में सिचुएटेड हैं। ये कैविटी, इसके अंदर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, लेकिन ऑसिलेटर्स जिनकी हम इनिशियली एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो वॉल्स के अंदर है। तो वॉल्स के अंदर वो क्या है, फिर से लोकलाइज्ड हैं। जैसे हमने पैरामैग्नेटिज्म में कहा था हमारे सारे डाइपोल्स लोकलाइज्ड हैं, तो वो डिस्टिंग्विशेबल है। तो उसी नोशन से भी आप सोच सकते हैं ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, हम जिन सिस्टम्स में इन्हें ट्रीट करेंगे ये लोकलाइज्ड हैं। तो लोकलाइज्ड होने के कारण वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो मुझे 1/फैक्टोरियल n का फैक्टर नहीं लेना है। ओके दिस, सिंपली दिस। अच्छा, तो अब z आपका कंस्ट्रक्ट हो गया, तो जो रेसिपी है इफ़ यू फॉलो दैट, सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी माइनस KBT log z, सो दैट कम्स टू बी एन एक्सप्रेशन लाइक दिस। ठीक है, log 1 अपॉन दिस, इस log को आप log 1 माइनस इतना बनेगा, log 1 इज़ 0, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, सिंपली दिस। वेरी सिंपल एक्सप्रेशन फॉर दी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, F इक्वल टू KTN log नेचुरल बीटा h क्रॉस ओमेगा। इस f को आप अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाद में हमें f से सिस्टम की बाकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ निकालनी है, तो f का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कभी t के रेस्पेक्ट में, कभी n के रेस्पेक्ट में, एंड सो ऑन। तो इसको अलग अलग फॉर्म में पुट करना यूज़फुल हो सकता है। KBTN
लॉग नेचुरल बीटा इज एक्चुअली एच क्रॉस ओमेगा ओवर के बी टी। अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो शायद ये फॉर्म यूज़फुल होगी, या इससे भी ज़्यादा ये फॉर्म यूज़फुल। आप एच क्रॉस ओमेगा ओवर के बी कॉन्स्टेंट है तो उसका लॉग अलग कर दीजिए और बाकी लॉग नेचुरल ऑफ टी, टी डिनोमीटर में है तो माइनस के साथ। ओके, तो ये अलग अलग फॉर्म्स आप इस लिख सकते हैं। तो यूजिंग दिस फॉर्म अब जो हमारा सिस्टम है जिसमें n इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं उसकी मैं बाकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, टू डू दैट मैं अगेन, अगर आप सीधे से याद रहता है आई नेवर रिमेंबर दीज, तो मैं तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इंटरनल एनर्जी ये होती है। ओके, एफ और यू बेसिकली एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड होते हैं। ये टी और एस डिपेंडेंस को स्वैप कर देता है विद अ माइनस साइन, तो ये डी एफ का एक्सप्रेशन ये है। तो एफ को हम टी वी एन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके एस पी और म्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, विच आई हैव डन ओवर हेयर। एस जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियली कीपिंग वी एंड एन कॉन्स्टेंट। आप इस एफ के एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ वी की तो कोई बात ही नहीं आई, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। ओके, सिंपली हाँ टी और एन डिपेंडेंस डेफिनेटली है, लेकिन इस मैंने जनरल फॉर्म से स्टार्ट किया था, वी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट इससे हमारे रिजल्ट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, वी विल सी दिस इन अ मोमेंट। बट अब आप अगर ये कैलकुलेशन करें, ओके, तो आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यू गेट टू टर्म्स। यहाँ से करना शायद सबसे आसान रहेगा। जब ये पहला वाला टी डिफरेंशिएट होगा तो बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा एफ का, उसमें एक टी मिसिंग हो जाएगा। और जब लॉग नेचुरल टी का डिफरेंशिएशन होगा तो उस समय यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से -1/t। सो यू कैन डू दिस कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर किसी सोर्स से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर हम यही कैलकुलेशन मतलब एंट्रोपी, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम की एंट्रोपी एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसकी एंट्रोपी आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से भी कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, बट दैट इज बिकम्स अ बिट मोर टीडियस, सो यू कैन लुक आउट फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन एंट्रोपी का एक्सप्रेशन यही आएगा। ओके, अगेन कि इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज लार्ज, एक्चुअली इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन से एंसेंबल के मेथड से उस सिस्टम को ट्रीट कर रहे हैं। ओके, बिकॉज द फ्लक्चुएशंस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट आई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ ट्राई दिस। ओके, अच्छा यहाँ पे लेकिन जो एस का एक्सप्रेशन है, आपने देखा एस का जो हमने डिफरेंशिएशन किया, जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, एक टर्म एटलीस्ट ऐसा है जो पूरा का पूरा एफ ही है, बस उसमें से टी डिफरेंशिएशन में टी खत्म हो गया। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए दिस पूरा का पूरा बेसिकली आपको एफ ही मिला, लेकिन उसमें एक टी मिसिंग है, मतलब एफ अपॉन टी। तो अगर आप एस को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ अपॉन टी के टर्म के अलावा जो बाकी कुछ है वो है एन टाइम्स के बी। ओके, एन के बी, और ये वो वाला टर्म जिसमें डिफरेंशियल में केवल एक टी गायब हो गया था, बाकी सारा का सारा सेम टर्म है अपार्ट फ्रॉम साइंस और समथिंग दिस। तो एस का एक्सप्रेशन, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन मैंने इसलिए लिखा है, बाद में हमारा मेन इंटरेस्ट इस सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल एनर्जी का वैसे हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, -del/del बीटा ऑफ लॉग नेचुरल जेड। बट अगर मैंने एस कैलकुलेट कर दिया है तो ये रिलेशन की मदद से एफ हमने सिस्टम का कंस्ट्रक्ट कर रखा है, एस हमने निकाल दिया, टी सिस्टम का कांस्टेंट टेम्परेचर किस टेम्परेचर में मेंटेन कर रखा है वो हमें पता है, तो यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इनफैक्ट यू यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, आंसर एक ही मिलेगा, बट क्योंकि हम एस कैलकुलेट कर चुके हैं तो दैट ऑफर्स एन ईजियर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इस सिस्टम का अगर प्रेशर कैलकुलेट करें यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, एफ की डिपेंडेंस वी पे तो है ही नहीं, तो वी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 0। तो प्रेशर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक सिस्टम है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करता है वो दैट इज़ 0। ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, इसका रीज़न क्या है, एफ क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस चीज़ का जो फ़र्क पड़ता है इसेंशियली, और अभी हम इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो भी हम देखेंगे वी पे डिपेंड नहीं करता है। आप नॉर्मली जानते हैं किसी सब्सटेंस की दो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, सी पी एंड सी वी। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिकली गैसेस की बात करूँ तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, उस तरह के रिलेशन आप जानते हैं। ओके, वो मेयर्स फार्मूला जिसे कहा जाता है। इन जनरल किसी भी सब्सटेंस के लिए सी पी और सी वी की वैल्यू बराबर नहीं होगी, मतलब इन जनरल डिफरेंट होगी। बट यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखें, क्योंकि एफ हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इधर यू कैलकुलेट सी पी और सी वी, दोनों सेम बनेंगे। इनफैक्ट सी पी और सी वी कितने होंगे, अभी हम यू कैलकुलेट करने वाले हैं, यू को टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो। ओके, ईदर ऑफ दीज इंटरनल एनर्जी कितनी तेज़ी से टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो दैट ओके। तो इस केस में क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंस नहीं है सिस्टम में, तो उससे प्रेशर 0 बना, और इन इफेक्ट्स के कारण सी पी बराबर सी वी बनता है। और ये कैलकुलेशन तो अब हम थोड़ा देर बाद कर पाएंगे व्हेन वी कैलकुलेट यू, बट बोथ आर इक्वल। ओके, सिस्टम का आप केमिकल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं इफ़ यू नीड इट समवेयर,
एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, कीपिंग टी एंड वी कॉन्स्टेंट। अगेन वी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट कैलकुलेशन सिंपली इतनी है। ओके, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है, एफ की जो एन डिपेंडेंस है, बाकी एन कहीं नहीं है एक्सप्रेशन में, एन एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह है, एन इंटू बाकी सम फैक्टर्स अदर देन एन। तो जब हम एन के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एन खत्म हो गया, बाकी ये बचा। तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन इस समय ऐसा ही हो रहा है जैसे आपने एन से डिवाइड कर दिया हो। चाहे आप इस एक्सप्रेशन को एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो भी आपको ये मिलेगा, और अगर एफ को एन से डिवाइड करें तो सिंपली जो केमिकल पोटेंशियल इस सिस्टम का है दैट कम्स आउट टू बी एफ बाई एन। केमिकल पोटेंशियल इस सिस्टम का सिंपली है द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। ओके, एन पार्टिकल सिस्टम में है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, एफ सिस्टम की टोटल हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पर पार्टिकल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। ओके, हाँ, अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के, उसके लिए आप सोच लीजिए ये, लेकिन आगे मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आगे जिन्हें हमने कहा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले सिस्टम को हम कई जगह इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो जिस प्रॉपर्टी को हमने मेनली यूज़ करना है वो ये होने वाली है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली हमने कैनोनिकल एंसेंबल के सबसे शुरू में इसी से स्टार्ट किया था, एवरेज एनर्जी। कैनोनिकल एंसेंबल में इन प्रिंसिपल सिस्टम की एनर्जी कैन रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ह्यूज फ्लक्चुएशंस बीइंग ड्रिवन बाय द रिजर्वॉयर। तो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो आप यहाँ से, मैं चाहूँगा आप इससे कैलकुलेशन करें, क्योंकि कैपिटल जेड का एक्सप्रेशन आप पे है, ट्राई डूइंग दिस, बट मैं सिंपलर पाथ यहाँ पे इस समय लूँगा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दूँ और एफ़ को इधर ले जाऊँ उसके बाद, तो एफ़ प्लस टी एस बनेगा, और वो होगा एन के बी इंटू एक टी जिससे हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, विच इज़ द इंटरनल एनर्जी। ओके, एफ़ प्लस टी एस ही हमारा यू होता है, तो सीधे सीधे मेरा जो यू निकलने वाला है वो इतना है। ओके, अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करके आएंगे तो प्रॉब्ली आपको एन अपॉन बीटा टाइप का मिलेगा, और बीटा इज के बी टी। तो जिस भी रास्ते से आप आएँ, आपको इस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है, एन टाइम्स के बी टी। ओके, अगर हम अगेन एन से अगर इसे डिवाइड करें, टोटल इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, के बी टी। ओके, अगेन जब हम क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ के लिए मैंने ये पॉइंट वहाँ के लिए नोट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद यहाँ पे आप फिर से एक बार लौटें, इस सिस्टम में एक एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी के बी टी क्यों बनी। सिचुएशन ये है, आपका ये सिस्टम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, ये टी टेम्परेचर के रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में है, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑसिलेटर की एनर्जी 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और क्लासिकल केस है तो कंटिन्यूसली वेरी हो सकती हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 0 हो सकती है, किसी की 1, किसी की 1.7, किसी की 2.9, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, एंड इन प्रिंसिपल अप टू इन्फिनिटी सारी एनर्जीज हो सकती है। पर अगर हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं एक ऑसिलेटर की, तो वो बन रही है के बी टी। तो ये के बी टी को बाद में हम इक्विपार्टीशन थ्योरम से समझेंगे, हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी। ओके, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से ऑन एवरेज थर्मल इक्विलिब्रियम में इतनी एनर्जी आ रही है। ओके, सो व्हेन वी स्टडी द नेक्स्ट लेक्चर, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ रिटर्न टू दिस पॉइंट एट लीस्ट। ओके, क्यों ये सिस्टम के लिए एवरेज एनर्जी जो है पर पार्टिकल हमारी के बी टी बनी, देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारा हो गया क्लासिकल ट्रीटमेंट। क्लासिकली अगर कोई सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिस्टम है, एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आपस में नॉन इंटरेक्टिंग, तो उस सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर बनती है दैट कम्स आउट टू बी के बी टी। ओके, दिस इनफैक्ट आपने ये चीज़ यूज़ की होगी जब प्लैंक लॉ से पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉज को समझने के लिए हम रेले जीन्स लॉ की बात करते हैं, तो रेले जीन्स लॉ में जो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कंप्यूट की जाती है वो यही होती है। ओके, सेम क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं, बट नाउ लेट्स डू इट द प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिकली। आपके एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, नॉन इंटरेक्टिंग है, बट हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट मतलब उनके एनर्जी का वो एक्सप्रेशन जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से मिलता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये सॉल्व करके निकाल रखा है। ओके, एक्सप्लिसिटली हमने सॉल्व किया है द होल सिस्टम। आयत वाला जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो एनर्जी है, सारे के सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की क्लासिकल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बराबर है ओमेगा, एंगुलर टर्म्स में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो उनकी एनर्जी n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा होती है। लेकिन n हमारे हर ऑसिलेटर के लिए अलग हो सकता है। मैंने सिंबॉलिकली यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। माना हमारे दो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, दोनों के एनर्जी लेवल इस तरह के क्या हैं, एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस ओमेगा, फर्स्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी। लेकिन हो सकता है फर्स्ट वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर इस वाली एनर्जी स्टेट में हो, मतलब n1 की वैल्यू 0, 1, 2 के बराबर हो। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे क्वांटम नंबर की काउंटिंग 0 से शुरू होती है, लोएस्ट लेवल जो होता है 0 पॉइंट एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, उसके लिए क्वांटम नंबर 0 होता है। तो हो सकता है n1 की वैल्यू 2 हो, जबकि हो सकता है जो दूसरा वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो इस वाली क्वांटम स्टेट में हो, इस वाली एनर्जी स्टेट में हो, n2 की वैल्यू 0, तो ni
ith जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए जो n क्वांटम नंबर है वो कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है, वो ni। तो ith हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी हमारी इस प्रकार की, ओके। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने सॉल्व करके निकाला है। मैंने अगेन यहाँ पे क्लियरली लिखा है फिर से, ith ऑसिलेटर इज इन द nith लेवल, ओके। ith ये वाला लेवल हमारे ऑसिलेटर को लेवल कर रहा है, और ni उस वाले ऑसिलेटर कौन से लेवल में, लेवल का मतलब ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4, 5, ओके। हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो हम एनर्जी इस तरह से बनाते हैं, नॉर्मली इन लेवल्स को आप ये पैराबोला के अंदर दिखाते हैं, ओके। तो ये कौन से लेवल में वाला पर्टिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी एनर्जी कितनी हाई है वो आपको ये नंबर बताएगा, ओके। क्वांटम मैकेनिकली ये एनर्जीज क्वांटाइज हो गई है। क्लासिकली तो सारी एनर्जीज पॉसिबल थी 0 से इन्फिनिटी, अब पहले तो 0 एनर्जी पॉसिबल नहीं है, मिनिमम एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा, और बाकी उसके बाद 3/2, 5/2 एंड 7/2 सो एंड सो ऑन, विच यू नो वेरी वेल फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। लेकिन क्योंकि ओमेगा सारे ऑसिलेटर्स के लिए सेम है, वो हमने शुरू में ही कहा था, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने यूज़ किया था, तो जो क्वांटा का साइज़ है, चाहे इस ऑसिलेटर का, चाहे इस ऑसिलेटर का, चाहे ith ऑसिलेटर का, वो सबका बराबर है कितना, h क्रॉस ओमेगा। तो जो हर ऑसिलेटर का जो वो है साइज़, स्पेस जो है दो एनर्जी लेवल्स के बीच का, वो सेपरेशन क्या है, से, ओके। बस I इज़ द पार्टिकल लेवल, ith पार्टिकल, और n इज़ द लेवल, कौन से वाला लेवल, ओके। बस तो अब कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं बचता है यहाँ। अगेन मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑसिलेटर पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और इस पर्पज़ के लिए मैं इंडेक्स को ड्रॉप कर सकता हूँ। आप फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं, 9th वाले के लिए कर रहे हैं, 50th वाले के लिए कर रहे हैं, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सो अगर मेरा वो जो पर्टिकुलर ऑसिलेटर है वो nth लेवल पे है, तो उससे मैं उसकी एनर्जी n+12 h क्रॉस ओमेगा। n की जो रेंज है फॉर अ सिंगल ऑसिलेटर, n कैन रेंज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ये अगेन ये एनर्जी डायग्राम आ गया। अब की बार हम केवल एक ऑसिलेटर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालने वाले हैं, ओके। n = 0 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 3/2, 2 के करस्पॉन्डिंग 5/2। तो ये अलाउड एनर्जी स्टेट्स जो हैं, वो सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिन स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है वो केवल ये हैं। तो अगर हमें अलाउड एनर्जी लेवल्स पता हैं, सिस्टम जिन एनर्जी स्टेट्स में रह सकता है इन प्रिंसिपल, तो पार्टीशन फंक्शन e⁻⁻β सारी पॉसिबल एनर्जी वैल्यू के ऊपर सम ही तो करना है। तो हमको इन सारी पॉसिबल एनर्जी वैल्यू के ऊपर सम करना है। इस समय स्टेट्स बोलूँ या एनर्जी बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि इस समय हमारा सिस्टम है नॉन डिजनरेट, ओके। डिजनरेसी नहीं है, एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग केवल एक स्टेट है। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऐसी होता है। तो द वन पार्टिकल या सिंगल ऑसिलेटर जो पार्टीशन फंक्शन है, सिंपली ये इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रल सॉरी, समेशन e⁻⁻β ओके, इसका सम कर दीजिए n रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। इस वाली स्टेट के लिए n बराबर 0 लेके ये टर्म निकालो, इस वाली स्टेट के लिए n बराबर 1 लेके, तो सारी पॉसिबल स्टेट्स के लिए e⁻⁻β का सम करना है, ओके। दिस तो अगर मैं en की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, n+12 h क्रॉस ओमेगा, बीटा पहले से है, एक माइनस साइन पहले से है, सो एक्सपोनेंट दिस का मुझे सम करना है 0 से इन्फिनिटी। इस सीरीज़ को क्लैरिटी के लिए एक्सप्लिसिटली अगर मैं इसके शुरू के कुछ टर्म लिख दूँ, पहले n की जगह 0, तो -β h क्रॉस ओमेगा बाई 2 एक्सपोनेंट में। अगले टर्म में ये टर्म तो है ही e⁻⁻β h क्रॉस ओमेगा बाई 2 ये, और एक्स्ट्रा n = 1 होने के कारण -β h क्रॉस ओमेगा और आ जाएगा। तो मैंने दोनों टर्म्स को एक्सप्लिसिटली अलग अलग लिखा है, e⁻ इतना और साथ में माइनस इतना। और ऐसे ही अगला टर्म e⁻⁻β h क्रॉस ओमेगा बाई 2 तो है ही, और n की वैल्यू 2, तो ये एंड सो ऑन। और ये समेशन आपका इन्फिनिटी तक रन होना है। आप देख सकते हैं वेरी सिंपली, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, जिसका फर्स्ट टर्म इतना है e⁻⁻β h क्रॉस ओमेगा, और जो हमारा कॉमन रेशियो है वो e⁻⁻β h क्रॉस ओमेगा, a टाइम्स r स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तक अगर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो उसका जो टोटल सम होता है a/1 - r। वेरी सिंपली दिस a फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो ये है e⁻⁻β h क्रॉस ओमेगा, सिंपली, ओके। आप इस एक्सप्रेशन को चाहे तो और डिफरेंट फॉर्म में भी रख सकते हैं, बट मैं इसी वाले से कैलकुलेशन करूँगा, बट यू कैन ट्राई डूइंग दिस वे एज वेल, ओके। वो आपको किस फॉर्म में मैथमेटिकल ईज लगती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बट ये फंक्शन, ये जो चीज़ है, इसको अगेन आप e⁻β h क्रॉस ओमेगा बाई 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो दिस बिकम्स 1, और ये यहाँ e⁻β h क्रॉस ओमेगा बाई 2 की प्लस पावर, और यहाँ केवल माइनस पावर अब हाफ रह जाएगी। और ये जो है e⁻θ माइनस e⁻θ,
ये साइन हाइपरबोलिक थीटा है अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड दिस थिंग। तो आप ये जो है वन पार्टिकल या वन ऑसिलेटर जो आपका पार्टीशन फंक्शन है उसको आप इस फॉर्म में भी कास्ट कर सकते हैं। ओके दिस, बट मैं इस वाली फॉर्म से आगे बढ़ूंगा। अगेन टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पूरे के पूरे n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए अगर हम पार्टीशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें, इसको पावर n रेज कर दो। अगेन डिस्टिंग्विशबिलिटी है हमारे ऑसिलेटर्स में, तो मुझे 1/n लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उनके लोकलाइज्ड होने के कारण अगेन हम उसी नोशन में सोचें कि हाँ हम प्लैंकियन उसमें सोच रहे हैं, हम से पॉसिबली कैविटी रेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम वॉल्स में जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वॉल्स में जो ऑसिलेटर सिचुएटेड हैं वो लोकलाइज्ड हैं तो डिस्टिंग्विशबल हैं, तो मुझे यहाँ 1/n के फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली पावर n अगर आप इसे रेज कर दें तो न्यूमरेटर में एक n का फैक्टर और आ गया एक्सपोनेंशियल में, और डिनोमिनेटर का जो ओवरऑल फैक्टर है दैट कम्स विद द पावर n। हाँ, यहाँ पे पॉइंट अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो एक क्लासिकल केस में भी था, पर वहाँ इसका ओरिजिन भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ ये बीटा एच क्रॉस ओमेगा का फैक्टर, ये बीटा एच क्रॉस ओमेगा ये है एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी। ये इसकी और इसकी फाइट है, किसकी? एच क्रॉस ओमेगा, एक क्वांटा का साइज़। यहाँ क्वांटा का साइज़ क्लियर हो रहा है। ओके, हाँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बनाई थी, दिस पिक्चर वर्सेस फेज स्पेस डायग्राम। ओके, फेज स्पेस डायग्राम आप इसका क्वांटम केस के लिए भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट वहाँ जैसे जैसे आप एक एक सेल ऐड करते हैं तो सीधे फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है वो एच ग्रो करता है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, एच क्रॉस ओमेगा ये है, ये एक और एक्साइटेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी आएगी कहाँ से? थर्मल एनर्जी, रिजर्वायर से, रैंडम फ्लक्चुएशन से। ओके, कभी कभी एक एक्साइटेशन कम भी हो सकता है, सिस्टम एक स्टेट नीचे भी आ सकता है, एनर्जी स्टेट नीचे भी आ सकता है, तो उसे आप कहेंगे एक एक्स्ट्रा पार्टिकल क्रिएट हुआ या एक पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? थर्मल एनर्जी। तो इस सिस्टम में फाइट है बेसिकली, वो जो क्वांटा का साइज़ है, जो आपका ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसके क्वांटा का साइज़ गवर्न होता है, और थर्मल एनर्जी के बीच लगातार आपकी फाइट है। ओके बस। तो अगर z हमने निकाल दिया तो log z का एक्सप्रेशन निकालें। ओके, आप यहाँ दूसरी चीज़ भी देख सकते हैं, कैनोनिकल एंसेंबल जो एक्स्ट्रा एक और ईज़ ऑफर करता है। कई लेवल्स पे मैथमेटिकल ईज़ आपको मिलती है। पहली ईज़ आपने इस तरह की देखी, नॉर्मली ये चीज़ इंटीग्रल्स में आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह के हैमिल्टनियंस जनरल सिस्टम्स के लिए हमारे होते हैं। अगर बहुत कोई टिपिकल सिस्टम ना हो, जनरल सिस्टम्स के लिए जो हैमिल्टनियन हैं तो वो फैक्टराइज हो जाते हैं, और वो फैक्टराइज हो जाते हैं तो इसीलिए जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है वो फैक्टराइज हो जाता है। इनफैक्ट जो हमारा n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है इसी तरह की प्रोसेस के कारण फैक्टराइज होता है। ओके, तो ये और स्पेस और मोमेंटम वाले जो इंटीग्रल हैं वो भी फैक्टराइज हो गए। दूसरा ईज़ जो है, यहाँ जो हमारी फाइनल प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, वो डायरेक्टली z से ना कंप्यूट होकर log z से कंप्यूट होती हैं। तो आप यहाँ देखें log z अगेन, टर्म्स यहाँ तक a/b फॉर्म के थे, यहाँ log के कारण ये, और जो आपके सारे एक्सपोनेंट्स हैं वो नीचे आ गए। तो अब कैलकुलेशंस हमारी ईजी हो जाती हैं। ओके, ऑटोमेटिकली f जो है -kb log z, तो मैंने उसे स्पेसिफिकली इस फॉर्म में लिखा है। ओके, -kbt से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म में kbt ही 1/β होता है, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये पूरा का पूरा। ओके, अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ kbt बस। तो f को आगे यूज़ करने में ताकि सहूलियत हो, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, n h×2, n कॉमन लिया, बाकी kbt टाइम्स दिस। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये जो टर्म है, और ये टर्म हम इंटरनल एनर्जी में भी देखेंगे, ये जो टर्म है अगर आप इसका ओरिजिन देखें, ये टर्म कहाँ से आ रहा है? ये टर्म यहाँ से, ये टर्म एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, ये टर्म एक्चुअली इस टर्म से आ रहा है। ये टर्म कहाँ से आया? ये यहाँ से, ये जो हाफ बीटा एच क्रॉस ओमेगा का फैक्टर था, ये हाफ का फैक्टर कहाँ से आया? यहाँ से। क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर या इन जनरल कोई भी सिस्टम हो, मिनिमम एनर्जी स्टेट में भी उसकी एनर्जी जीरो नहीं होती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं तो वायलेट हो जाएगा। इन पर्टिकुलरली हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट में भी हाफ एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी होती ही होती है। तो ये जो टर्म है n टाइम्स एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, आपके पास इस समय n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, ये टोटल सिस्टम की फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, तो टोटल n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए जो 0 पॉइंट एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, ये वो टर्म है। और ये बाकी तो फिर जो बाकी वो है सिस्टम की बाकी थर्मोडायनेमिक्स है वो, बट ये 0 पॉइंट एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। ओके,
तो दिस टर्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दी जीरो पॉइंट एनर्जी। अब फिर से हम सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ रेसिपी हमारे पास है, एफ हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो एफ टी वी और एन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें तो वी कैन ऑब्टेन एस पी एंड म्यू फॉर दिस सिस्टम। ओके, अगेन जो हमारा हमने एफ निकाला है सिस्टम का, वो उसमें केवल टी और एन डिपेंडेंस दिख रही है। अगेन वी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। ओके, तो वी पे डिपेंडेंस नहीं होने का मतलब डायरेक्टली पी हमारा ज़ीरो बनने वाला है। ओके, यस। एस एंट्रोपी कैलकुलेट करें सिस्टम की, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट। वी का अगेन कोई रोल नहीं है, मैंने लिखा था लेकिन बाद में मैंने अंडरलाइन करने का मतलब ये बेसिकली यहाँ वी का कोई रोल ही नहीं है, वी पे डिपेंडेंस नहीं है सिस्टम की, बट यू कैन डिफरेंशिएट इट। ओके, डिफरेंशिएशन आप इस समय टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डू वट एवर वे लाइक, बट अगेन टी के रेस्पेक्ट में जो आप डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म का रोल खत्म हो जाता है। ओके, डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दिस, और इस टर्म का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ टी दो जगह है, एक टी यहाँ और बीटा के अंदर भी टी है। जब ये फर्स्ट वाला टी डिफरेंशिएट होगा तो डिफरेंशिएशन के बाद टी खत्म हो जाएगा, बाकी सब टर्म बचा रहेगा। ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये अंदर वाले टी के डिफरेंशिएशन से एक और टर्म जनरेट होगा, वो सेकेंडरी देखते हैं उसे, लेकिन जो टर्म इस टी के डिफरेंशिएशन से जनरेट हो रहा है वो ये पूरा का पूरा एफ का एक्सप्रेशन है, उसमें से ये टर्म नहीं है, डिफरेंशिएशन में ख़त्म हो चुका है, और एफ का ही पूरा एक्सप्रेशन है लेकिन उसमें एक टी मिसिंग है। ओके, सो दिस, तो एंट्रोपी की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, जब फर्स्ट वाला टर्म टी डिफरेंशिएट हुआ ये मिला, और जब वो एक्सपोनेंशियल के अंदर वाला टी डिफरेंशिएट हुआ जो कि हमारा लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा था, लॉग का डिफरेंशिएशन डिनोमीटर में गया, फिर इस फैक्टर का खुद डिफरेंशिएशन होगा माइनस और एक्सपोनेंशियल, फिर इस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा माइनस एच क्रॉस ओमेगा मिलेगा, फिर बीटा है 1/kbt, उसका डिफरेंशिएशन आप टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/kb अलग और 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर। सो इफ़ यू डू दिस केयरफुली और आप टर्म्स को कलेक्ट करें तो आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ला सकते हैं, और थोड़ा बेटर फॉर्म में लाने के लिए अगेन जैसे मैंने यहाँ पे ई टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो और टर्म्स को रीअरेंज करके यू गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम। इन पर्टिकुलर ये वाला जो टर्म है एन के बी टाइम्स विद अ माइनस साइन लॉग ऑफ दिस, एन के बी टाइम्स लॉग ऑफ दिस, ये बेसिकली एफ का एक्सप्रेशन है। अपार्ट फ्रॉम आपको ये टर्म राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा और एक टी। ओके, लेकिन मोर और लेस इसमें एफ कंटेंड है, ये वाला जो टर्म है इसमें एफ कंटेंड है। तो इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को ऐसा लिखा भी है, एस का जो ये एक्सप्रेशन है इसमें ये फर्स्ट टर्म, इसको तो मैंने ऐसी कॉपी कर लिया, और ये सेकंड टर्म को अगेन मैंने डेलिबरेटली एफ अपॉन टी की फॉर्म में कास्ट किया है। इस समय साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म और आ रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म, एक एक्स्ट्रा टर्म ये, और एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ से भी आ रहा है। ये कहाँ से आया, ये वाला टर्म। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एंट्रोपी सिस्टम की कैलकुलेट कर ही चुका हूँ, डिफरेंशिएशन कर ही चुका हूँ एक बार, तो अब मैं फिर से यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यू मैं सीधे सीधे यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, यू होता है एफ प्लस टी एस। तो अगर मेरे पास एस और एफ के बीच इस तरह का रिलेशन है तो बस इसे स्लाइटली रीअरेंज करके सीधे सीधे मैं एफ प्लस टी एस बना सकता हूँ, और एफ प्लस टी एस होता है यू। तो डायरेक्टली मैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यहाँ से रीड कर सकता हूँ, मुझे कोई फ्रेश कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनफैक्ट मैंने इनफैक्ट इस केस में इंटरनल एनर्जी पहले ही कैलकुलेट कर दी। ओके, यू बराबर एफ प्लस टी एस, तो इफ़ यू कंप्यूट दिस, ये वाला फैक्टर पहले पूरा एक्सप्रेशन टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एन के बी के साथ एक टी आएगा, बाकी ये फैक्टर टी से मल्टीप्लाई किया तो एन एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, टी से मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपली माइनस एफ हो गया, और माइनस एफ इधर जाके प्लस एफ, और एक टी से आपने मल्टीप्लाई किया है एफ प्लस टी एस, वही तो यू होता है। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये कैलकुलेशन जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है रेसिपी, उससे ज़रूर कैलकुलेट करें। लॉग नेचुरल जेड भी हमने निकाल रखा है, सीधे उसका डिफरेंशिएशन बीटा के रेस्पेक्ट में करें ए बिट केयरफुली, तो आप इसी एक्सप्रेशन पे पहुँचेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी जो हमने क्लासिकल केस में कैलकुलेट की थी वो बनी थी एन के बी टी टोटल सिस्टम की। ये क्वांटम मैकेनिकली अगर वही सिस्टम है, लेकिन अगर हम उसे क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट कर रहे हैं तो जो एवरेज एनर्जी है वो इतनी नहीं बन रही। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हम बाद में बात करेंगे क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। बेसिकली इक्विपार्टीशन थ्योरम रफली ये कहता है हैमिल्टोनियन में जो हर क्वाड्रेटिक टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी सिस्टम के पास हाफ के टी होती है। मैं बहुत रफली कह रहा हूँ, थोड़ा हम आगे से क्लैरिफाई करेंगे, बट
हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन ये है, एक पार्टिकल का हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हैमिल्टोनियन है उसमें दो क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रहे हैं, पी में भी क्वाड्रेटिक है, क्यू में भी क्वाड्रेटिक। तो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहती है थर्मल इक्विलिब्रियम में इस सिस्टम के लिए इसके करस्पॉन्डिंग भी एवरेज एनर्जी हाफ के टी होगी, इस टर्म के करस्पॉन्डिंग, और इस टर्म के करस्पॉन्डिंग भी एवरेज एनर्जी हाफ के टी होगी। तो टोटल अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देखें, हाफ के टी एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिल रहा है और हाफ के टी यहाँ से मिल रहा है, तो टोटल एवरेज एनर्जी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एक पार्टिकल की कितनी बन रही है, के टी। तो बेसिकली ये रिजल्ट हाँ क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम को जस्टिफाई कर रहा है। ओके, उसी से आया है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन क्वांटम केस में ये एन के टी नहीं है। ओके, ये डिफरेंट है। अगर आप जीरो पॉइंट एनर्जी को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट भी कर दें ओरिजिनल प्लैंकियन आइडिया की तरह, तभी भी ये उसकी तरह नहीं है कि एन टाइम्स के बी टी, ये उससे डिफरेंट है। इसका मतलब यहीं से एक चीज़ वो होती है। इसीलिए मैं इक्विपार्टीशन थ्योरम के साथ जो नाम यूज़ कर रहा हूँ क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्लासिकल केस में एप्लीकेबल है। ओके, क्वांटम केस में जनरली आपकी इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ओनली क्लासिकल केस में एप्लीकेबल है। या अगर क्वांटम सिस्टम ऐसा है, उसकी लिमिट इस तरह से है कि वो क्लासिकली बिहेव कर रहा है, तो अभी भी ये अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज दिस। ओके, और मैं यहाँ पे अगेन आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा, आप सब ने ये पहले कर रखा है, बट ये एक्सप्रेशन आपने ऑब्टेन कर रखा है मॉडर्न फिजिक्स में। जब पहली बार आपको बर्थ ऑफ क्वांटम थ्योरी पढ़ाया जाता है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन करने की हम कोशिश करते हैं, फिर रेले जीन्स लॉ और बाकी रेडिएशन लॉ जब उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो प्लैंक थ्योरी। तो प्लैंक के बेसिक आइडिया की जो एनर्जी का एक्सचेंज है रेडिएशन और ऑसिलेटर्स जो कि वॉल्स में छुपे हुए हैं, उनके बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो केवल क्वांटा की फॉर्म में होता है। तो उस आइडिया को हम डेवलप करें तो वहाँ हम निकालते हैं कि एक प्लैंकियन ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो इतनी बनती है, h nu over e to the power h nu upon kt minus 1. Okay, if you have forgot this please go back and revise that discussion. और उस डिस्कशन को वहाँ पे जो मॉडर्न फिजिक्स की एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक में भी जो ट्रीटमेंट होता है, अगर आप उस ट्रीटमेंट की मैथमेटिक्स को भी देखें तो आप पाएंगे वो बेसिकली हम ये वाली कैलकुलेशन रिपीट करते हैं। वहाँ हम पार्टीशन फंक्शन और इसके टर्म्स में बात नहीं करते हैं, पर इसेंशियली जब हम एवरेज एनर्जी कंप्यूट करते हैं इसेंशियली हम यही कैलकुलेशन करते हैं। ओके, आपके पास वहाँ एक समेशन सीरीज़ न्यूमरेटर में होती है, एक डिनोमिनेटर में होती है, और फाइनली आप उस एक्सप्रेशन को वेरी क्लेवरली आप इस फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, और फिर आपको ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है। हाँ, इस समय में और इसमें एक डिफरेंस है, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एच क्रॉस ओमेगा है, एच न्यू है, दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही जैसा है। लेकिन ये ओरिजिनल प्लैंकियन नोशन में जीरो पॉइंट एनर्जी का कोई नोशन नहीं था। वहाँ जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी थी, क्योंकि वो रेडिएशन के साथ एच न्यू के क्वांटाज को एक्सचेंज कर रहा था, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है प्लैंकियन आइडिया में, ओरिजिनल प्लैंकियन आइडिया में, वो या तो जीरो है या एच न्यू है या 2h न्यू है। हाफ एच न्यू का फैक्टर नहीं था, लेकिन उससे यू के मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है ओवरऑल एक कांस्टेंट की तरह, एन एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ये एक ओवरऑल एडिटिव कांस्टेंट है। ओके, दिस इंटरनल एनर्जी तो हम किसी सिस्टम की बहुत रेयरली मेज़र करते हैं, हम बेसिकली इंटरनल एनर्जी के चेंज मेज़र करते हैं। इंटरनल एनर्जी के चेंज मेज़र करने का मतलब फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, डेल ई अपॉन डेल टी। कांस्टेंट प्रेशर पे भी कर सकते हैं आप, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप यू का वेरिएशन नोट करने पे आएंगे तो इस कांस्टेंट टर्म का रोल वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ओरिजिनल जो प्लैंकियन थ्योरी है उससे हम चाहे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें या ये जो हमने करेक्ट एक्सप्रेशन यू का ऑब्टेन किया है यूजिंग द नोशन ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, सीपी और सीवी के एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, दिस। लेकिन ये जो मैंने साइड में लिखा है, अगर आप एन का फैक्टर यहाँ ले आएँ, एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये टर्म ये तो प्लैंकियन वाले से मैच कर गया, और ये एक्स्ट्रा क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी। लेकिन ये एक्सप्रेशन चाहे आप इस टर्म को रखें चाहे ना रखें, ये टर्म इक्विपार्टीशन थ्योरम से जो हमें रिजल्ट मिलता है उससे मैच नहीं कर रहा है। ओके, अगेन इक्विपार्टीशन थ्योरम एक क्लासिकल रिजल्ट है, तो क्वांटम केस में होल्ड उसे कोई ज़रूरी नहीं है क्वांटम केस में होल्ड करे, सो क्वांटम केस में होल्ड नहीं कर रहा है। अगेन एफ से हम इस सिस्टम का प्रेशर भी कंप्यूट कर सकते हैं, एफ से पी कंप्यूट किया जा सकता है वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, पर एफ में कहीं वी डिपेंडेंस तो है ही नहीं। तो अगेन क्वांटम मैकेनिकली भी अगर आप पे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का सिस्टम है तो द करस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम कम्स आउट टू बी जीरो। ओके, डी वी
का कोई टर्म नहीं है, वॉल्यूम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो चाहे आप इस सिस्टम के लिए सी पी कंप्यूट करें चाहे सी वी कंप्यूट करें, दोनों सिंपली डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट, जो भी बाकी पैरामीटर्स होंगे, ओके, डेल, मैंने इसीलिए उन्हें खाली छोड़ा है, डेल यू अपॉन डेल टी। यू का एक्सप्रेशन ये है, आप इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, इस टर्म का रोल ख़त्म हो जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू में ज़रूर इस जीरो पॉइंट एनर्जी का रोल है, लेकिन सी पी या सी वी जो भी हम इस केस में कंप्यूट कर रहे हैं दोनों बराबर हैं, उसमें केवल डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रोल है, तो उसमें एडिटिव कांस्टेंट का रोल ख़त्म। और अगर आप इसका डिफरेंशियल कंप्यूट करें, ओके, एन एच क्रॉस ओमेगा 1 अपॉन इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर खुद इसका डिफरेंशियल करें तो ई टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा, और फिर बीटा एच क्रॉस ओमेगा का डिफरेंशियल रहेगा तो एच क्रॉस ओमेगा, और बीटा है 1 अपॉन के बी टी, लास्ट में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल उसका होगा तो माइनस 1 अपॉन के बी टी स्क्वायर, और इसको अगर आप रीअरेंज करें तो यू फाइंड एक्सप्रेशन लाइक दिस, ओके। द स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर या स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इनफैक्ट इस तरह की कैलकुलेशन हम रिपीट करेंगे जब हम सॉलिड स्टेट में हमारा एक टॉपिक आएगा स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड्स, तो आइंस्टीन थ्योरी जब हम स्टडी करेंगे इनिशियली और बाद में डिवाई थ्योरी पे भी जाएंगे, तो वहाँ हम इस तरह की कैलकुलेशंस रिपीट करेंगे, ओके, दिस, बट यू कैन ट्राई प्रैक्टिसिंग दीज कैलकुलेशंस ओवर हेयर सिस्टम की सी पी और सी वी इस तरह से। तो बेसिकली हमने क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली दोनों तरीके से हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम को ट्रीट कर दिया है। एंट्रोपी वगैरह के एक्सप्रेशन जहाँ यूज़फुल होंगे दैट इज़ ओके, बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये हैं, यस, क्वांटम मैकेनिकली एवरेज एनर्जी मैं एन से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज एनर्जी मिल जाएगी एक ऑसिलेटर की एनर्जी यू अपॉन एन, ये एक्सप्रेशन, और क्लासिकली यू अपॉन एन इज के बी टी, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। और आप चाहे तो इस सिस्टम के लिए म्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं, एफ को अगर आप एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, एफ को अगर आप एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो अगेन जैसा क्लासिकल केस में देखने को मिला था, एफ़ की जो एन डिपेंडेंस है वो मल्टीप्लिकेटिव है सीधे, एन केवल यहाँ आ रहा है बाकी एन कहीं नहीं है, ओके। उसको आप वैसे भी देख सकते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एफ भी एक्सटेंसिव एन भी एक्सटेंसिव, तो अगर एन ग्रो कर रहा है तो बाकी दिस, बट इस तरह के एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ हो सकती थी कि जिनका रेशो इंटेंसिव बने वी अपॉन एन टाइप के टर्म्स, पर ऐसे कोई टर्म नहीं है, तो अंदर एन कहीं और नहीं है, तो अगर मैं एफ़ को एन के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे सिंपली ये मिलेगा, और वो सिंपली एफ अपॉन एन के भी बराबर है। तो अगर म्यू जो कि बाय डेफिनेशन डेल एफ अपॉन डेल एन होता है, मैं वो अगर इस सिस्टम के लिए कंप्यूट करूँ तो वो सिंपली एफ अपॉन एन के बराबर बनेगा, अगेन द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। तो चाहे क्लासिकली कैलकुलेट करें चाहे क्वांटम मैकेनिक कैलकुलेट करें, एफ की वैल्यू अलग अलग है दोनों केस में, लेकिन म्यू जो है दैट इज़ द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वल टू द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर ऑसिलेटर, ओके। सो दिस कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द सेंस कि इससे हमने जो चीज़ें निकालनी है वो कर दी, अब इसको यूज़ करना बाकी है, अब इन रिजल्ट्स को बाकी जगह यूज़ करना अभी बाकी है। सो दिस दैट वी विल डू, ओके। देयर आर अ फ्यू प्लेसेस जहाँ हम इसे यूज़ करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट के लिए। इनफैक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी हम ढंग से ट्रीट करें वाया दिस मेथड, तो उसके लिए भी हमें इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा जो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं वहाँ पे डायरेक्टली इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट समथिंग सिमिलर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत है, ओके। तो विद दैट आई वुड लाइक टू पॉज दिस लेक्चर एंड दिस लेक्चर फॉर नाउ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। सो थैंक यू एवरीबॉडी।